विशाल मैदान के बाद हमारा चल रहा था प्रायद्वीपीय पठार, चलेगा। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है, भूभाग। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है हमारा? प्रायद्वीप पठार या दक्षिण का पठार, ठीक है। इसके विस्तार के भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड का भाग है, इसका भाग है गोंडवाना लैंड का ये भाग हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है। अगर इसके विस्तार की बात करें, इसका विस्तार जो है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। कितने किलोमीटर में? 16 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें हमको इसका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों का विस्तार है? देखिए अपने राजस्थान, महाराष्ट्र, राष्ट्र को बाद में लिखते हैं ना, पहले सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, उड़ीसा आदि राज्यों में इसका विस्तार है। झारखंड वगैरह, झारखंड, छत्तीसगढ़, हालांकि कम में विस्तार नहीं देखने को मिलता है। कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 छत्तीसगढ़ को कम मात्रा में देखने को मिलता है। झारखंड में तो है ही हमका, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे प्राचीन भूखंड है। पेंजिया भाग है, इसका भाग है। पेंजिया के आगे आपके बात की बातें हैं। पेंजिया बड़ा भूभाग था और पेंथोरा सा बड़ा महासागरीय भाग। इसके बारे में आप जब 11वीं क्लास में आओगे तो आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा, ठीक है। फिर कभी अगर आपकी ऑफलाइन क्लास होती है तो उस ऑफलाइन क्लास में हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस साल कोरोना से जितनी भी हमारी क्लासेज जब स्टार्ट हो जाती है, कोरोना के बाद में ऑफलाइन जो हमारी क्लासेज हैं उसके बाद में हम बात करेंगे आपके 10th क्लास में, ठीक है। तो देखिए जो अपने विस्तार है वो इसमें देखने को मिलता है। हालांकि इसमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे नाम मात्र का विस्तार पठार का देखने को मिलता है, लेकिन विस्तार तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें मुख्य रूप से 9 राज्य आते हैं। छत्तीसगढ़ को रखते हैं, झारखंड आपका, उड़ीसा में भी थोड़ा कम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कम है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्य में तो सर्वाधिक देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपका, ठीक है। तो ये हमारा पठारी भाग। अगर हम पठारी भाग की बात करें तो ये इस प्रकार से को देखने को मिलता है। एक त्रिभुजाकार आकृति, किस आकृति में देखने को मिलता है? एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में हमको जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रायद्वीप क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। इसको बोलेंगे प्रायद्वीप पठार भारत,
ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पर्वत है जो त्रिभुजाकार आकार में हमको देखने को मिलता है। किस आकार में देखने को मिलता है? त्रिभुजाकार आकार में हमको देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय पर्वत। प्लेटो, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। पठार यहाँ पे ठीक है। तो ये हो गया हमारा विस्तार की बात। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पे कई नदियाँ बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो उसको कई छोटे छोटे पठारों में इसमें काट दिया। जैसे कि मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, आपका तेलंगाना पठार हो गया, आपका क्या बोलते हैं इसको, मेघालय पठार हो गया। तो इस प्रकार से आपके 9 पठारों में इसको छोटे छोटे 9 पठारों में इसको बांट दिया। यहाँ पे नदियाँ जो बहती हैं वो बहती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की तरफ, और कुछ नदियाँ बहती हैं अरब सागर की तरफ। तो इन नदियों के कारण भी यहाँ पे अधिक कटाव देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये नदियाँ बहती हैं उससे विद्युत का उत्पादन भी यहाँ पे देखने को मिलता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो हमारा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे अध्ययन के लिए, क्योंकि इससे कई प्रकार के जो आपके प्रश्न वगैरह हैं वो फुटअप होते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित आते हैं हमारे पास में, ठीक है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, जो हमारा पठार है तो लगभग 600 से लेकर 900 मीटर के मध्य ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो होती है इसकी भी देखने को मिलती है। 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई जो है वो हमको देखने को मिलती है इसकी, हमारे प्रायद्वीपीय पठार की। इसको उपमहाद्वीप भी कहते हैं ना, क्योंकि तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। प्राचीन भूखंड है, प्राचीन भूखंड है, इसलिए इसको उत्खत उठा हुआ से बैठा हुआ उत्खत प्रदेश की संज्ञा भी हम देते हैं। क्या देते हैं? उत्खत प्रदेश की संज्ञा भी देते हैं। अब संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पठारी नहीं है, वहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं को देखने को मिलती हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भागों की पर्वत श्रृंखलाएं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सामान्य सा परिचय कि प्रायद्वीपीय पठार कितने वर्ग किलोमीटर में, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, औसत ऊंचाई क्या है 600 से 900 मीटर, और जो ये पठार है वो आपके किसी समय विशेष में जो आपका लावा जो है ज्वालामुखी लावा उससे निर्मित हुआ, इससे निर्मित हुआ था ज्वालामुखी लावा से। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हमारे राजस्थान में भी हमको कुछ प्रदेशों में काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिला है। और ये काली मिट्टी प्रमाण है कि यहाँ पे किसी समय विशेष में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, और जो उद्गार हुआ था उसमें बेसाल्ट लावा, कौन सा लावा? बेसाल्ट लावा ठंडा होकर जम गया, और ठंडा होकर जमने से इस पठार की रचना हुई, यह पठार निर्मित हुआ। और पठार पर जो मिट्टी का स्वरूप देखने को मिला वो देखने को मिला काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का, जिसमें हम कपास की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? कपास की खेती करते हैं, जिसमें इस मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, रेगड़ मृदा भी कहते हैं। रेगड़ बोल दो, रेगुड़ बोल दो, रेगड़ भी बोलते हैं, रेगुड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मृदा प्रारूपों को हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। किसका? आपके काली मिट्टी का। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में पठारी भाग में हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कई पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलती हैं, उन पहाड़ियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यहाँ पे
पाया जाता है। देखिए ये जो हमारा कोस्ट रीजन है, ये हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी घाट, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न हिल्स। और पूर्वी घाट हमारा है इधर वाला, ये हमारा पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, इसमें जो है वो हमको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होगा, तब जाके हमारा जो है चैप्टर क्लोज होगा। कौन सा, आपकी संरचना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की संरचनाओं के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे, संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखला है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अरावली, इसको बता देते हैं ऐसे। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ी संरचना, पहाड़ी संरचना। सबसे पहले जो आती है उसकी बात करते हैं अरावली, इसकी बात करते हैं अरावली, पहले नंबर पे अरावली की बात करते हैं आज। अरावली पर्वत श्रेणी में पर्वत श्रेणी। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक। क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम, हिमालय से भी प्राचीन इसको हम बोलते हैं, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो वर्तमान में क्या हो रही है, अपराधित हो रही है। क्या हो रही है, अपराधित हो रही है, जिससे इसे हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलने लगे हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी भी हम इसे बोलते हैं। ये जो हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिलते हैं पर्वत, छोटी छोटी जो पहाड़ी है, वही हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो जो इसका विस्तार है इसकी अगर हम बात करें तो जो इसका विस्तार है वो आपके दिल्ली तक देखने को मिलता है। कहाँ तक देखने को मिलता है, दिल्ली तक इसका विस्तार वो हमें देखने को मिलता है हमारी अरावली पर्वतमाला में। अपरदन इसका ज़्यादा हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, अपरदन इसका ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो इसके विस्तार की हम बात करते हैं, विस्तार। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है, गुजरात में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं खेड़ा ब्रह्म। क्या बोलते हैं, खेड़ा ब्रह्म। गुजरात में एक जगह है खेड़ा ब्रह्म। गुजरात के खेड़ा ब्रह्म खेड़ा ब्रह्मा से लेकर, गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली में बीच में हमारा राजस्थान नगर सभा गए, गुजरात में खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और एक विश्वविद्यालय JNU और JNU तक 692 किलोमीटर की लंबाई में ये पहाड़ी फैली हुई है या इसका विस्तार है
वो देखने को मिलता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? आपके गुजरात में खेड़ा ब्रह्म से लेकर आपके दिल्ली में राष्ट्रपति जो भवन हमारा है और जेएनयू विश्वविद्यालय जो है वहाँ तक 692 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर इसके सर्वोच्च शिखर की हम बात करें, अरावली का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च शिखर तो वो कहाँ पे है? हमारे राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में सिरोही जिले में। राजस्थान में कहाँ पे? सिरोही जिले में माउंट आबू सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर अरावली का वो है माउंट आबू, सॉरी गुरु शिखर, गुरु शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि है 1722 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचा है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही जिला राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में सिरोही, माउंट आबू जगह, सिरोही जिला और राजस्थान राज्य में ये अवस्थित है आपका गुरु शिखर। क्या अवस्थित है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 1722 मीटर ऊंचा है। लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इस पर्वत श्रृंखला को अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कि वर्तमान में अपरदित हो रही है। क्या हो रही है? अपरदित हो रही है। इसी अपरदित होने के कारण या अपरदन के कारण इसका जो प्रारूप है वो अवशिष्ट रूप में हमको देखने को मिलता है। आज हम जाते हैं हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला में, तो जब हम पैर वगैरह रखते हैं तो कुछ जगह ऐसी होती है जो भुरभुरा के नीचे गिर जाती है या टूट जाती है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो अवशिष्ट हो गई है, बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला ये हो चुकी है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी कारण इसे हम विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में स्थान देते हैं और अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि इसमें खनिज मिलते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं जितनी मात्रा में आपके छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे दूसरी पर्वत श्रेणी की। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे कल हमारे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल।